हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपका प्रवक्ता का पेपर है उसका एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये मान के चलिए कि जो आपका पेपर होता है सेम उसी पेपर पे ये आपका मॉडल पेपर बनाया गया है, उसी पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि उसके प्रश्नों को हमने यहाँ पे शामिल किया है। एक भी प्रश्न रिपीटेड नहीं आपको मिलेगा और हर एक यूनिट से आपको एक प्रश्न मिलेगा। आपने देखा होगा पिछली बार प्रैक्टिकल के 2 से 3 प्रश्न थे, इस बार प्रैक्टिकल को सिलेबस में इन्होंने हटा दिया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, केवल आपके पास टोटल टॉपिक हैं 16, प्रश्न आएंगे 18, करने आपको 15 है, ठीक है। और कैसे आपको प्रश्न करने हैं, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वो सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें ये होती है कि आपको प्रश्न का नेचर समझना पड़ेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और वो प्रश्न की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो प्रश्न का डिमांड कैसा है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि आप क्या चीज़ें लिखें। अगर वो कारण की बात करें तो कारण लिखिए, प्रभाव मत लिखिए, ठीक है। जैसे सूर्य तक को प्रभावित करने वाले कारण आपसे पूछ दिया गया और उसका क्या प्रभाव हो रहा है वो अलग चीज़ है। उसको प्रभावित करने वाले कारण में किस कारण से सूर्यातप प्रभावित हो रहा है और सूर्यातप की वजह से क्या चीज़ें हो रही हैं वो उसके प्रभाव में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कई प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे व्यवहारवाद है कि व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए या विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका इस तरह भी दे सकता है कि व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद में अंतर स्पष्ट करिए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से किस प्रकार भिन्न है, इसको विश्लेषित कीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे दिया गया। इसी तरह से प्रश्न, ये पूरा फुल लेंथ का मॉडल पेपर है और इसको अगर आप पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं और विद इन टाइम आपको सबमिट करना है 3 आवर में। आप खुद जो है अपने, अगर आप हमारे पेड बैच में हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ से आपका ग्रुप का लिंक मिला ही है। यदि वहाँ पे नहीं है, आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद आप जो है यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। मैं आपको नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, आपकी कॉपी जो है चेक कर ली जाएगी और कितने आसपास मार्क्स आपके बनेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर है आपका 8318011238। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है ये सारे क्वेश्चन लिख के और उसके बाद जो है विद इन 3 आवर में आप ट्राई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा ना, आपके प्रश्न छूटेंगे ज़रूर अगर आप प्रैक्टिस फुल लेंथ का प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो। और जो हमने यूनिट वाइज भी प्रैक्टिस कराया था उसमें हमने मेंशन कर दिया था कि जो प्रश्न आपको करने हैं कम से कम 10 से 12 मिनट ही आपको लेने हैं। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रख के प्रैक्टिस किया है तो उनके क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ एचपीएससी के लिए यही है कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ें तो यानी कि सोचिए एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, आपने 2 प्रश्न छोड़ दिए, 20 नंबर वैसे ही कम हो गए। तो इसलिए प्रश्न एक भी नहीं छोड़ने हैं। जो डायग्राम हमने हर यूनिट में आपको दे रखे हैं, नहीं कुछ आ रहे हैं तो आप जो है वर्ल्ड इंडिया का मैप रट लीजिए, उसी को इधर उधर घुमा के आप लिखिए। 15 में अगर 10 आपको बहुत अच्छे आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे हैं, तो वो 10 आपके 5 प्रश्नों को मैनेज कर देंगे। बस लिखने का तरीका आपको कैसे क्या करना वो सारी चीज़ें हमने बताया ही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं, कैसे उत्तर लिखना है मैं मेंशन करते हुए चलूँगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो मुझे आप इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको चेक करके मतलब वो क्वेश्चन पूरा चेक करके बता दिया जाए कितने मार्क्स आप पाएंगे लगभग, ठीक है। और इसी के आसपास आपके मार्क्स होंगे, उम्मीद यही रहेगी। फ़िलहाल आपके पास 2-3 दिन है, उसमें आप जो है रिवाइज भी कर सकते हैं और प्रश्नों का नेचर आपने पेपर देखा ही होगा वैसे ही है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक। चलिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है पहला प्रश्न, टोटल आपका जो समय आपके पास है कितना है, 3 घंटे का है, ठीक है। कुल प्रश्न आपके पास जो होंगे वो दिए होंगे 18 और करने कितने हैं 15, ठीक है। और फुल लेंथ का ये है। और ये ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ जब आप करेंगे कम से कम 1.5 से 2 पेज तो ज़रूर लिखिए, मतलब 150 से 200 वर्ड मिनिमम होने चाहिए। अगर हम लोग एचपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है हरियाणा में, जैसे हरियाणा पीसीएस एसडीएम वगैरह हरियाणा के जो बनते हैं, उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल देखेंगे तो वो उसके लेंथ थे 300 वर्ड के, ठीक है ना। 2023 का पेपर है, उसमें अगर आप लोग साइड से देखना चाहते हैं, उसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ से देख के आप सॉल्व कर लीजिएगा और सारा का सारा मैटर आपको दिया ही गया था। अब देखिए मॉडल पेपर की हम लोग बात करें तो पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है
कि भूगोल में डार्विन के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए रैडजिल का भूगोल में योगदान का वर्णन करिए। ठीक है ना। तो यानी कि आपका डार्विन को भी देखना है कि डार्विन का भूगोल में क्या प्रभाव रहा है और फिर रैडजिल ने भूगोल में क्या योगदान किया, इसको मेंशन करना है। दूसरा प्रश्न है, व्यवहारात्मक भूगोल प्रत्यक्षवाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अंतर आप दोनों में जान रहे हैं तो आप आसानी से लिख लेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के दो स्रोत आपने देखा था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसका संक्षिप्त विवरण देना, उनको आप नाम लिखिए, 2-3 लाइन मेंशन कर लीजिए सब में। ठीक है, 50 से 100 वर्ड में, 50 वर्ड में तो आपका ये हो जाएगा। फिर देखिए, निहारिका परिकल्पना और बिग बैंग थ्योरी का वर्णन करिए। तो 50 से 75 वर्ड में निहारिका परिकल्पना कर लीजिए, उतने में आपका बिग बैंग, तो 200 वर्ड आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर इस पे हो जाएगा, या मान लीजिए कि 3 नंबर इस पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है 3 नहीं 2, ठीक है, 4 और 4 8 नंबर इस पे हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी को या प्लेट किनारों को समझाइए। ठीक है, प्लेट किनारे आप जानते हैं कि जो आपका कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है। ठीक है, उसको आपको समझाना है, उदाहरण भी दे के समझा लीजिए। प्लेट विवर्तनिकी से पर्वतों की उत्पत्ति आपको बतानी है, तो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन और डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन से किन किन पर्वतों की उत्पत्ति होती है वो भी आप बता लीजिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ इसमें क्या करना है, इसमें आपको वर्ल्ड का मैप बना के अलग अलग जगहों के जो प्लेट किनारे हैं, प्लेटें हैं, उनको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ पे उनके प्लेट किनारे दिखा दीजिए। वर्ल्ड का मैप ऐसे मान लीजिए बना लीजिए, आप लोग देखिए फटाफट कैसे वर्ल्ड का मैप बनता है। ठीक है, तो ये रफ में आप ऐसे बना लेंगे, वर्ल्ड का मैप पता चले कि यहाँ वर्ल्ड का है। ज़रूरी नहीं कि आपका इस स्केल पे मैप होना चाहिए, आप मैप बना के इसमें दिखा लीजिए यहाँ पे प्लेट मार्जिन कैसी है, अभिसारी है, अपसारी है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म, वो आप कर लीजिए, नंबर बढ़ जाएगा उससे। ठीक है, आगे देखिए, नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का विवरण दीजिए। ठीक है, इसमें क्या है कि नदी की अपर्दनात्मक स्थला और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ बतानी है, तो आपको क्या करना, अपर्दनात्मक निक्षेपात्मक पे कई छोटे छोटे जैसे जलोढ़ पंख है। ठीक है, ऐसे बनेगा जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु है, आप ऐसे बना लीजिए। इसमें आपका जो है कोबल पेबल बोल्डर, ठीक है, सैंड सिल्ट क्ले वाला, इस तरह से आप जैसे छिप्रिका बना रहे हैं जलप्रपात, उसका भी फिगर ऐसे बनाइए, यहाँ पे लिख लीजिए अमन कुंड। इससे क्या होगा, फिगर जो आप बनाएंगे छोटे छोटे नंबर आपके बढ़ जाएंगे। आगे देखिए, विश्व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बताते हुए कोपेन का वैश्विक जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत करिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यतः वाष्पीकरण के फलस्वरूप। अब इस प्रश्न को समझना है आपको, अगर समझ जाएंगे तो बहुत छोटा सा आंसर है, मतलब छोटा नहीं, आसानी से आप 150 वर्ड लिख लेंगे, मतलब छोटा है। सामान्यतः वाष्पीकरण के फलस्वरूप महासागर या सागरों के लवणता और घनत्व में वृद्धि होती है। जनरली आप जानते हैं कि जो महासागर है वहाँ पे वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण से क्या होगा, मान लीजिए कहीं पे आपका एक है क्यूबिक जल है, या जो जल है वो क्या होगा, वाष्पीकरण के फलस्वरूप, वो वाष्पन प्रक्रिया के फलस्वरूप वाष्पीकरण उसका होगा, और उसके बाद जो है वो जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। जल की मात्रा कम होने की वजह से उसमें लवणता की मात्रा साइलेंटी बढ़ेगी, और क्या होगा, साइलेंटी बढ़ेगी तो आप जानते हैं डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, दोनों बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो अधिक लवणता या अधिक घनत्व वाले जो सागर हैं वहाँ पे कम वाष्पीकरण होता है। जैसे आप मृत सागर को देख लीजिए, या आप भूमध्य सागर को देख लीजिए अपेक्षाकृत अटलांटिक के, तो ये यहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि पहले ही वाष्पीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप 1 लीटर मान लीजिए जल है, यहाँ पे आप जानते हैं कि 330 अगर यहाँ पे ग्राम वो आपका साल्ट बन रहा है। ठीक है, और पहले ही 330 यहाँ पे आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा इसका वाष्पन तो होगा नहीं, वाष्पीकरण। ठीक है, मतलब कि जल की मात्रा कम होगी। वही कह रहा है कि जब जल की मात्रा कम हो जाएगी तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा। तो यहाँ पे संबंध देखिए उल्टा है ना। पहली बार आपने देखा कि वाष्पीकरण के द्वारा यदि देखा गया तो लवणता और घनत्व में यहाँ पे यदि इवेपोरेशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइलेंटी एंड डेंसिटी। ठीक है, यदि इवेपोरेशन बढ़ाया जाएगा तो साइलेंटी भी बढ़ेगी, डेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन इसका अपोजिट क्या हुआ, यदि अधिक लवणता वाले सागर हैं, ठीक है, इसका मतलब कि हाई साइलेंटी या आपका हाई डेंसिटी वाले जो सागर हैं, यहाँ पे जो वाष्पीकरण होगा वो क्या होगा, 1/v होगा। क्यों, समझिएगा, दोनों में अंतर है। पहले वाष्पीकरण होगा तो लवणता और ये घनत्व आपका क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यदि
पहले से ही किसी सागर की लवणता और साइलेंटी ज़्यादा, ये आपका डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। तो इसका रीज़न क्या हमने बताया कि जल की मात्रा में धीरे धीरे कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जल आपका और गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा जल के लिए ऑलरेडी वो टेम्परेचर उतना जो है उसने ऑब्जर्व कर लिया होता है। इसका मतलब ये समझिए कि जैसे दूध से आप खोआ जब बनाते हैं, समझ रहे हैं बात, दूध से जब आप खोआ, जो लोग खाए होंगे वो जानते होंगे, या जो लोग बनाए हैं, खाने वाले नहीं, ठीक है। जब आप दूध से खोआ जमाएंगे तो अचानक जब दूध को बॉयल करेंगे तो शुरुआत में दूध बहुत जल्दी आपका क्या होगा, उसकी मात्रा कम होती जाती है। लेकिन जैसे दूध आपका गाढ़ा होगा तो टेम्परेचर आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसमें जो दूध के वाष्पीकरण की मात्रा होगी वो क्या होगी, और धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि दूध वहाँ पे आपका गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि उसकी डेंसिटी आपकी क्या हो गई है, बढ़ गई है। सेम रीजन वही है, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए, मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है इसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। और भारत में वर्तमान में जो 10 आपके मैन एंड बायोस्फीयर सूची में शामिल किए गए लिस्टेड प्लेसेस हैं उसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग समान है, ठीक है, लेकिन उत्तर और दक्षिण की लंबाई पूर्व पश्चिम की लंबाई से ज़्यादा क्यों है, और ये हमने वहाँ पे बताया था। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप अक्षांशों के बीच जो डिफरेंस होगा, आपने देखा होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री आप जाएंगे तो अक्षांशों के बीच जो अंतर है वो समान है एकदम, ठीक है, कहीं घटबढ़ नहीं है। लेकिन यही आप जो है यदि लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लेसेस, जैसे आप इधर जा रहे हैं पोल्स की तरफ, तो जो 2 देशांतर रेखा के बीच डिफरेंस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसे इक्वेटर पे आ रहे हैं ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। सेम वही चीज़ें यहाँ पे फॉलो हो जाएगा कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में उत्तर से दक्षिण में क्यों अंतर होता है। अब इतना हमने हिंट दे दिया, आगे आप लिख लीजिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का विश्लेषण करते हुए वर्तमान में भारत में वर्षा अनियमितता के कारणों का उल्लेख करिए। ये देखिए पूरा करंट से रिलेट कर दिया हमने। दक्षिण पश्चिम मानसून पहले आपको समझाना है, उसमें अरब सागर की शाखा जो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है उसको भी बताते हुए, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा 2 भाग में जाती है, एक आपका पूर्वोत्तर की तरफ, एक उत्तर के विशाल मैदान की तरफ, उसको भी आप बताइए, ठीक है। और कैसे उत्पत्ति होती है ये सब बताते हुए फिर भारत में वर्षा अनियमितता के कई कारण हैं, जैसे आपका लानिना या एलिना प्रभावी हो गया, ठीक है, या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से भारत में ऋतु क्या है या सीजनल शिफ्टिंग हो गई है, ठीक है। जो आपका सितंबर अक्टूबर से आपका जो है ठंडी पहले शुरुआत हो जाती थी, अब वही ठंडी क्या है आपका दिसंबर में जाके पड़ रही है, नवंबर लास्ट में पड़ रही है। तो ये सभी जो है भारत में अनियमितता के कारण है, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर, इसमें 2 हमने बना दिया है प्रश्न, एक प्रश्न जो है 10 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा। तो अपवाद तंत्र को परिभाषित करना, ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाद तंत्र को स्पष्ट करिए। मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी का फिगर भी आपको वहाँ पे पूर्वोत्तर का बना के उनकी सहायक नदियों को बताते हुए, थोड़ा बहुत अगर आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में या उनके अपवाद क्षेत्रों के बारे में पता हो तो वहाँ पर आप कमेंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला है मृदा के प्रकार, समस्या और संरक्षण पर टिप्पणी करिए, ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर दिया कि आपदा प्रबंधन के भारत में वर्तमान में किए जा रहे संस्थागत प्रयासों का वर्णन करते हुए या बताते हुए हाल ही में आए बंगाल की खाड़ी के किसी भयावह तूफान के प्रबंधन को उदाहरण सही समझाइए, ठीक है। आप बंगाल की खाड़ी के किसी भी तूफान का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये आप जो है अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसमें आप गूगल की सहायता कर लीजिएगा, ठीक है। हाल ही के कोई एक, और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के थोड़ा बहुत आप जो है देख लीजिएगा। किसी ने एक प्रश्न इसके लिए पूछा था कि सर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तूफ़ानों में दोनों में अंतर बताते हुए कुछ तूफ़ानों के बारे में जो हाल ही में आए हैं उसके बारे में एक प्रश्न मुझे करा दीजिए। तो वो मैं ग्रुप में करा दूँगा, भेज दूँगा। अभी आप लोग प्रश्न ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आपदा प्रबंधन के उपाय क्या किए जाते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे आपको बताया गया था। जैसे जो आपका इंडिया लेवल पे होता है वो क्या होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, ठीक है। स्टेट लेवल पे आपका SDMA होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका DDMA होता है, जिसका हेड कौन होता है, DM होता है। यहाँ पे आपका हेड कौन है, प्रधानमंत्री है। SDMA का हेड कौन होता है, ये मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लिख लेंगे, उम्मीद तो यही है। विश्व में जनसंख्या वितरण को निर्धारित करने वाले तत्वों का वर्णन करिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं उसको लिखना है।
फिर क्या लिखना है कि 20 से लेके 40 डिग्री अक्षांशों पर सर्वाधिक जनसंख्या वितरण क्यों है। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे जो मानवोचित दशाएं पाई जाती हैं उसका भी वर्णन करते हुए बेहतरीन तरीके से इसमें वर्ल्ड का मैप बनाइए। 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ दिखा के वहाँ पे जो देश आ रहे हैं उनकी जनसंख्या को भी दिखाते हुए आगे बढ़िए। आगे देखिए, बेवर की औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित आलोचनात्मक परीक्षण करिए। इसको लिखने के लिए सबसे पहले बेवर की मान्यताएं आपको लिखनी पड़ेगी, क्या मान्यता इनकी है। फिर उसके बाद जो है मान्यता के बाद इनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। व्याख्या के बाद उनके सिद्धांत में जो कमियां थी उस कमियों को आलोचना करनी है और ख़त्म हो गया बेवर। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर में दिया है कि संपोषणी विकास पर टिप्पणी लिखिए तथा एसडीजी के बारे में बताइए। ये भी 5-5 नंबर के हो जाएंगे, 10 नंबर। तो संपोषणी विकास क्या है, कब से इसकी शुरुआत करी गई, इसका मतलब क्या होता है, थीम क्या रही है। ठीक है, इसको लिखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि संपोषणी विकास लक्ष्य के बारे में, सतत विकास लक्ष्य के बारे में आपको बताना है, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है। भारत में प्रमुख तेल या गैस पाइपलाइन का विवरण दीजिए। इसको वर्ल्ड का इंडिया का मैप बना के दिखा लीजिए। ठीक है, जगदीशपुर जो हजीरा HBJ गैस पाइपलाइन है, इधर नाहर कटिया आपकी गैस पाइपलाइन जो है असम वाली, ठीक है, जो बरौनी तक आती है बिहार में। और इसका एक क्वेश्चन हमने आपको ग्रुप में पहले ही डाल रखा है। भारत में पाइपलाइन 3 प्रकार की जो पाइपलाइन है वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, केवल आपको इंडिया का मैप ऐड करके उसी को लिख देना है। आगे देखिए 16 नंबर, ये भी 5-5 नंबर का है। स्वेज नहर को मिस्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं, क्यों। ठीक है, जो स्वेज कैनाल है उसको मिस्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि मिस्र ही जो है इसका प्रबंधन वही देखता है। आगे देखिए, भारत के बैलाडीला खानों से जो प्राप्त लोहा है वो किन बंदरगाहों से किस देश को भेजा जाता है। और कुछ प्रमुख बंदरगाह, कुछ नहीं प्रमुख, जो टोटल आपके 13 बंदरगाह हैं, ठीक है, जिसका अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, उसका विवरण देना, उसके नाम लिखिए, इंडिया का मैप बना के सभी 13 को दिखा लीजिए। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग को समझाते हुए जलवायु परिवर्तन का खाद्य सुरक्षा पर प्रभावों का वर्णन करिए। अब जलवायु ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में लिख लीजिए। जलवायु परिवर्तन से भारत के कृषि पे जो प्रभाव पड़ता है वही खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, काम खत्म। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया गया लास्ट प्रश्न है कि नगरीय अधिवास प्रतिरूप का वर्णन करना है आपको। जो स्लम बस्तियाँ हैं, ठीक है, यानी कि जो शहरों में स्लम या घेटोज जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जो धारावी आपकी मुंबई की है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। तो इसमें नगरी, इसको क्या कहा गया कि स्लम बस्तियों को नगरीकरण की समस्या के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसको व्याख्या करिए। ठीक है, समस्या की व्याख्या करना, इसके पॉजिटिविटी में मत जाइएगा, इससे क्या समस्या है, और 1-2 पॉइंट ऑफ पॉजिटिविटी का लिख सकते हैं कि इसके बावजूद भी, इन समस्याओं के बावजूद भी कुछ इसमें सकारात्मक लक्षण भी आए या इसके अच्छे कारण भी हैं इसकी अवस्थिति के। ठीक है, इसको आपको बताते हुए स्पष्ट करना है। तो ये टोटल आपका हो गया क्या, पूरा मॉडल पेपर 18 प्रश्नों का, जिसमें 15 आपको करने हैं और इनके मार्क्स टोटल आपके 10 नंबर के हैं। टोटल प्रश्न आपका जो क्वेश्चन है टोटल वो 150 नंबर के हैं। तो आप लोग करके, मैंने आपको मेंशन ही कर दिया, जो नंबर है इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। मैं आज जो है सबकी कॉपी चेक कर लूँगा। ठीक है, आप लोग करके अटेम्प्ट करके भेजिएगा PDF बना के, और सबकी कॉपी चेक करके वहाँ पे क्या क्या त्रुटियाँ रही हैं, किस प्रश्न में क्या ऐड करना था, वो आपको टोटल मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कितने मार्क्स आपके बन सकते हैं वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से एक टेस्ट और आपका मॉडल पेपर मिलेगा, और आप लोग अगर प्रयास करना चाहेंगे इन 2 मॉडल पेपर से कर सकते हैं। यूनिट वाइज जो लोग वहाँ पे हैं पेड बैच में उनको मिला ही है, मटेरियल भी मिला है, बस केवल उतना ही प्रैक्टिस करिए। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो प्रश्न ना आ रहा हो उसका भी आप डायग्राम भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ये HPSC का मेंशन किया गया कि आंशिक रूप से प्रश्नों का उत्तर भी अगर आप दे रहे हैं तो वो भी आपका सही है। अब डायग्राम का मतलब आंशिक तो है, लेकिन पूरे प्रश्न को आपने क्या करा, उसको समराइज कर दिया डायग्राम बना के, करेक्ट ना। तो इसमें इतना है, थैंक्स। ठीक है, और देखिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे इसका आज स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन हम लोग HPSC का आपका ये प्रैक्टिस की वजह से नहीं कर पाए। तो दिसंबर का नेट का पेपर और आपका इधर हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के बैच
आपका लाइव क्लास के साथ, रिकॉर्डेड क्लास के साथ और प्लस प्रैक्टिस के साथ अवेलेबल रहेगा। और हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक पे आपको PDF मिलेंगे, वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। और टेस्ट आपका टॉपिक वाइज भी रहेगा, यूनिट वाइज भी रहेगा, फुल लेंथ भी रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि राइटिंग में कोई इशू है, कहीं कोई प्रश्न है जो लिखा गया वो आपको समझ में ना आया हो तो वो भी आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही, थैंक यू।